गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे हम लोगों ने बेटा बायनोमियल थ्योरम का स्टार्ट्स पढ़ा था, बिगिनिंग इंट्रोडक्शन था। अब उसके थोड़े से आगे बढ़ते हैं, जनरल टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बायनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म क्या था। बायनोमियल थ्योरम हमने आपको बताई थी कि यदि इफ ए प्लस बी टू द पावर एन, इसका बायनोमियल एक्सपेंशन हमने आपको बताया था एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन a to the power n minus 1b plus nc2 a to the power n minus 2 b square plus and so on। और यहाँ पे हमने r के टर्म में लिखा था ncr a to the power n minus r b to the power r plus and so on। लास्ट टर्म हमने लिखा था ncn and b to the power n। ये बायनोमियल थ्योरम हमने पिछले टर्म में पढ़ी थी और इसका जनरल टर्म हमने आपको बताया था। कौन सा टर्म था? ये वाला टर्म था। काउंटिंग हमने आपको बताई थी, क्या बताई थी? नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने इसमें टर्म्स होंगे, n प्लस वन। काउंटिंग बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, n से जीरो से लेके n से n, तो जीरो से लेके n तक कितनी काउंट हो जाएगी? n प्लस वन, क्योंकि 1 2 3 n ये हो गया, 1 ये हो गया। ठीक, और ऑब्वियसली बात है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आप देख सकते हैं यहाँ जीरो है तो ये फर्स्ट है, वन है तो सेकेंड टर्म है, टू है तो थर्ड टर्म है। ऐसे यहाँ पे आर लिखा है तो ये कौन सा टर्म होगा? आर प्लस वन, यानी कि टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर एंड बी टू दी पावर आर। ये हम लोग पिछले टर्म में बेटा इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म का कुछ यूजेस हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला यूज तो यही है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंशन में हमें कोई स्पेसिफिक टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो हम जनरल टर्म फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी हमसे पूछ लिया इसका मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स के बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद इस जनरल टर्म के फार्मूले से उन मिडिल टर्म्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मिडिल टर्म ही लिखा हुआ है। अब आपने एक्सपेंशन में देखा है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? n प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना है? n प्लस वन। अब ये n प्लस वन है तो इसमें अब दो केस होंगे, n के ऊपर डिपेंड करेगा। n अगर ऑड है तो n प्लस वन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और n अगर इवन है तो n प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड होगा, क्योंकि मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें टर्म्स की काउंटिंग चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं पहला केस, इफ n इज इवन। n इज इवन तो n प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड, क्योंकि एक अगर हम ऐड कर देंगे n में, इवन से क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। अब अगर ऑड है, किसी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका मिडिल टर्म क्या होता है? उसमें प्लस वन करके 2/2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये आपने क्लास 10th में मीन मीडियन एंड मोड में आपने पढ़ा होगा कि मिडिल टर्म क्या होता है, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे? वन का ऐड करके, ताकि ये 2 से डिविजिबल हो जाए, और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे? अगर डिवाइड कर दें n प्लस टू बाई टू, तो अब ये क्या हो जाएगा? n बाई टू प्लस वन। हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख लिया क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है? टी आर प्लस वन। ठीक, तो मिडिल टर्म इस केस में क्या हो जाएगा? टी एन बाई टू प्लस वन। ऑब्वियसली बात है, आर की वैल्यू क्या आ गई? एन बाई टू। तो ये कि आपका मिडिल टर्म मिलेगा। और अगर आप फार्मूला के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एन सी एन बाई टू ए टू दी पावर n माइनस एन बाई टू करेंगे तो ये n बाई टू ही आएगा, एंड ये b की पावर भी क्या आ जाएगा? n बाई टू। ये आपका क्या है? मिडिल टर्म है। यहाँ पे आपको बेटा कुछ भी लर्न नहीं करना है, केवल आपको मिडिल टर्म ये फाइंड आउट करना आना चाहिए।
कि कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज़। अगर ये ऑड है तो क्या करेंगे, +1 करेंगे उस संख्या में, टर्म्स में, और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी टर्म आएगा वो आपका क्या होगा, मिडिल टर्म। इसको हम लोग जनरल टर्म के फार्मूला का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। दूसरा केस क्या था, इफ एन इज ऑड, एन क्या हो, ऑड हो। एन अगर ऑड है तो n+1 क्या होगा, इवन। अब आप याद करिएगा कि मीन मीडियन मोड वाले स्टेटिस्टिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है किसी भी सीरीज में, तो उसमें 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करते हैं। कितने मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 मिडिल टर्म्स। कौन कौन से होते हैं, देखते हैं, मिडिल टर्म्स। ठीक, तो पहला तो यही डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, n+1/2, क्योंकि इवन है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट मिडिल टर्म इसका क्या होगा, n+1/2 +1। ये 2 मिडिल टर्म आपको मिलेंगे। अगर इसको भी n/2 के टर्म में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +1 एंड -1 करना पड़ेगा यहाँ पर भी, इस वाले टर्म को अगर हमें लिखना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, 2 मिडिल टर्म्स हो गए। पहला मिडिल टर्म है Tn+1/2। इसको अगर फॉर्म में लिखें अपने, क्या बोलते हैं कि +1 करके लिखें, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, -1 +1 हमने अपनी तरफ से लिख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, T। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, Tn-1/2 +1। ठीक, और दूसरा वाला मिडिल टर्म डायरेक्ट है, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी +1 के रूप में है ये। तो 2 मिडिल टर्म है, और इन मिडिल टर्म्स को हम लोग जनरल टर्म का फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करने में आपके पास कितने केसेज होंगे, 2 केसेज होंगे। दोनों केसेज में आपको फाइंड आउट करना होता है मिडिल टर्म। ठीक है बेटा, तो ये मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का तरीका है यूजिंग जनरल टर्म। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स पे ध्यान देना। इसके अलावा जनरल टर्म का एक यूज ये भी होता है कि आपको कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, उसमें कोई पर्टिकुलर वेरिएबल अगर यूज किया गया है, x है, y है, या z है, या a या b, तो उसमें लैंग्वेज आ जाती है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। x की जगह कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है, y z भी लिखा जा सकता है, a b भी लिखे जा सकते हैं, कुछ भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में। ये जरूरी नहीं है कि x ही लिखा हो, लेकिन जनरल नोटेशन क्या है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही अगर वाई लिखा है तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, 0। यानी कि हमें वो टर्म फाइंड आउट करना है जिसकी पावर क्या है, 0 है। यानी कि ये कौन सा हो गया, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म है जिसमें हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स की पावर को 0 से इक्वेट करके, फिर हम उसकी सहायता से जो भी टर्म्स हमको निकलता है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में भी हम लोग को क्या करना है, जनरल टर्म का यूज करना है। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, जनरल टर्म के फार्मूले का। जनरल टर्म का फार्मूले को यूज करने के बाद जो भी एक्स की पावर आएगी, उस एक्स की पावर को किससे इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, r3, r की वैल्यू मिलेगी। इसको हम प्रोसेस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड जनरल टर्म। हम क्या फाइंड करेंगे, जनरल टर्म करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट द पावर ऑफ एक्स। जो भी एक्स की पावर है उसको किससे इक्वेट करेंगे, 0 से। इसलिए टू फाइंड आर, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स की पावर को 0 से इक्वेट करेंगे, एंड देन फाइंड TR+1। तो आपको जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक, अब ये जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है उसी से संबंधित ये क्या है, क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ कठिन भी होंगे और कुछ PYQ भी होंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड आउट किया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अभी आपको बताए हैं
a प्लस बी की पावर n हो तो क्या हो जाता है n प्लस 1। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 9 प्लस 1 दैट इज 10। क्लियर? बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आपसे क्या पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स। आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक्सपेंड नहीं करना है, केवल और केवल इसकी पावर को ऑब्जर्व करना है। अगर यहाँ पे दो टर्म है, केवल बाइनोमियल यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाते हैं n प्लस 1। तो करेक्ट आंसर क्या है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x टू द पावर 4 ऑकर्स इन द rth टर्म इन द एक्सपेंशन। अब ये गिवन है पावर, देखो पर्टिकुलर पावर गिवन है, ये rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ देन r। अब r की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म क्या होता है rth टर्म ही होता है r प्लस 1। हम लोग क्या निकालेंगे rth टर्म, जैसे लिखा हुआ है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये क्या लिखा है, हम क्या निकालेंगे जनरल टर्म निकालेंगे। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, rth टर्म में हो या किसी में भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एम क्या है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म इक्वेट कर लेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू किसके इक्वल दिखाई दे रही है x टू द पावर 4 के, एंड b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स क्यूब, और n की वैल्यू कितनी है 15। तो अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा एन सी आर, यानी कि 15 सी आर। ए की पावर ए क्या है एक्स टू द पावर 4, पावर क्या हो जाएगी 15 माइनस आर, और बी यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर आर। अब इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 सी आर एक्स टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 माइनस 4 आर, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 आर। ये निगेटिव पावर जाएगी ऊपर यहाँ से, तो निगेटिव हो जाएगी पावर, तो ये कितना हो जाएगा 15 सी आर एक्स टू द पावर 60 माइनस 4 आर माइनस 3 आर, दैट इज 15 सी आर एक्स टू द पावर 60 माइनस 7 आर। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करिए हमें कौन सी पावर चाहिए एक्स टू द पावर 4 चाहिए। तो ये जो एक्स टू द पावर 4 चाहिए, इसका मतलब इस पावर को किससे इक्वेट करेंगे 4 से। जो डिजायर्ड है आपकी पावर वही आपको इक्वेट करनी है। तो नाउ तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 60 माइनस 7 आर इक्वल टू 4। तो 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा 56 इक्वल टू 7 आर। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आंसर 8 नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा rth टर्म पूछा गया है आपसे, ये ऑब्जर्व करिएगा, बहुत टेक्निकल चीज़ है बेटा। यहाँ पर हमने यहाँ पे कौन सा टर्म निकाला है r प्लस 1, और ये क्या कह रहा है rth टर्म है। तो ये t8 प्लस 1 है, ये r इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये tr प्लस 1 है। ये किसके इक्वल होगा t8 प्लस 1, यानी कि ये क्या होगा t9। तो ये कौन सा टर्म होगा 9th टर्म। कौन सा टर्म होगा ये 9th टर्म। आप आर में कंफ्यूज मत होइएगा। हमने शुरुआत में जब आपको सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं देखना है, इसको ऑब्जर्व नहीं करना, इसीलिए क्रॉस लगा दिया, क्योंकि जनरल टर्म क्या होता है आर प्लस 1 हमारा फार्मूला है, ये हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको इस हिसाब से देखेंगे, ये जो कह रहा है कि इसमें आर की वैल्यू है क्या एक्स टू द पावर 4 एफ ऑकर्स इन द rth टर्म। rth टर्म की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9th टर्म। क्या लिखेंगे 9th टर्म, अपने हिसाब से क्या लिखेंगे 9th टर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 9। इस क्वेश्चंस में टेक्निकल क्या है, यही टेक्निकल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या लगाएंगे 8, और जो कि क्या होगा गलत होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे जनरल टर्म पर। किस पे सॉल्व कर रहे होंगे जनरल टर्म पे, और जनरल टर्म क्या होता है आर प्लस 1, और यहाँ बात किसकी कर रहा है वो rth टर्म की बात कर रहा है। तो आर प्लस 1 और rth में क्या है डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस है एक टर्म का। ये rth टर्म कह रहा है, और ये क्या कह रहा है r प्लस 1th टर्म कह रहा है। तो जो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो एक्स टू द पावर 4 अकर्स इन द rth की क्या जगह क्या आ जाएगा 9th टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा बेटा 9th टर्म आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 9, 8th नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा।
क्लियर? यही कंपटीशन में होता है बेटा, टेक्निकल चीजें रहती हैं, बच्चे जल्दबाजी में करते हैं और उनका आंसर आता है और वो इसको सही करके आ जाते हैं, जो कि प्रथम दृष्टया देखें फर्स्ट साइट तो वो सही दिखता भी है, लेकिन टेक्निकली वो सही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज क्या कर दी उसने, चेंज कर दी। यहाँ पे आर्थ टर्म लिखा है, आर प्लस वन नहीं लिखा है उसने, क्या नहीं लिखा है, आर प्लस वन, बल्कि क्या लिखा है, आर लिखा है। बस इसी चीज को हमें समझना है, ध्यान देना है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स ही वेरिएबल उसने यूज किया है, यानी कि अभी जो पावर को हमने 4 से इक्वेट किया था, इस क्वेश्चन में किससे इक्वेट होगी, जीरो से इक्वेट होगा। किससे इक्वेट होगा, जीरो से इक्वेट होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो देख लीजिए बेटा। ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब। बी इक्वल टू क्या है, 2/x²। विथ साइन लेते हैं हमेशा, प्लस का साइन लगाए तो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। और एन इक्वल टू 15। तो टी आर प्लस वन के फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, एन सी आर यानी कि 15 CR। ए कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और पावर कितनी आ जाएगी, 15 माइनस आर। बी की जगह आ जाएगा 2/x², और पावर कितनी हो जाएगी, आर। अब इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 CR, एक्स टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 माइनस आर, इंटू ये 2 टू द पावर आर हो जाएगा, और एक्स टू द पावर 2R हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 15 CR इंटू 2 टू द पावर आर, और एक्स को सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस आर एंड माइनस 2R, दैट इज 15 CR 2 टू द पावर आर एंड एक्स टू द पावर 45 माइनस 3R। अब जो बताया इंपॉर्टेंट चीज वही है, फॉर्म टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब ये जो एक्स की पावर है इसको किससे इक्वेट करेंगे हम लोग, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस 3R इक्वल टू 0। तो 3R इक्वल टू क्या हो गया, 45। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या पूछ रहा है, टर्म की संख्या पूछ रहा है, कौन सा टर्म होगा। तो कौन सा टर्म होगा, ये वाला टर्म होगा। तो आर की वैल्यू इसमें कितनी पुट करेंगे, 15। तो टी 15 प्लस 1 तो कितना आ गया, टी 16, यानी कि कौन सा टर्म है, 16th टर्म है। कौन सा टर्म है, 16th टर्म है। इसमें तो बेटा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब है इसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हो गई है, या तो ऑप्शन लिखने में पिछली प्रीवियस के ही लगता है ऑप्शन लिख दिए है ना। ये मिस्टेक है इसमें। इसका कौन सा टर्म निकलेगा, ये हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है क्या, कैलकुलेशन देखिएगा बेटा। 3 है, 2 है ना। देखिए मिस्टेक देखते हैं कहाँ पर है। सबसे पहले एक्स की पावर 3 है, 45 माइनस, ये देखो ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 45 माइनस आर, जबकि 3 का मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, 3R होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये भी 3R हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5R हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 माइनस 5R, 45 माइनस 5R इक्वल टू 0। तो आर 5R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, अब हमें जो टर्म मिलेगा, आर की जगह कितना पुट कर देंगे, 9। ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 यानी कि T10। तो कौन सा टर्म आ जाएगा, 10th टर्म आ जाएगा। तो अभी जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो आपको इनको भी एग्जाम में ध्यान देना पड़ता है बेटा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10th है। कौन सी मिस्टेक हुई, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, ध्यान देनी पड़ती है। छोटी से छोटी गलती भी क्या कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं था, नहीं तो आप क्या होता, आप ऑप्शन लगा देते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, टोटल टर्म कितने हैं, यहाँ पे पावर कितनी लिखी, 15, तो टोटल कितने होंगे, 16। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 16, तो वो लास्ट टर्म हो ही नहीं सकता था। क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा आपको केयरफुल रहना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय।
ठीक है कि नहीं, हमेशा ध्यान देना है कि आपसे कहाँ कोई गलती हो रही है। अब 3 का मल्टीप्लाई किया हमने 15 में किया और आर में करना भूल गए तो क्या हो गया, ये गलत आ गया सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह की गलतियां भी होती हैं एग्जाम्स प्रेशर्स में बेटा, तो हमको इसको भी ध्यान देना होता है, तो इस तरह की गलतियां ना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 10th। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आर की वैल्यू आएगी तो वो क्या पूछा गया हमसे, टर्म पूछा गया। यहाँ पे कौन सा टर्म पूछा गया है, तो टर्म कौन सा होगा हमेशा ये ध्यान रखिएगा, r+1। क्या होगा, r+1। तो जब भी यहाँ पे r की वैल्यू आए तो आप निकालिए r+1, यानी कि 10th टर्म। ठीक, थैंक यू बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है n नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। अब आपसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ रेशनल टर्म पूछा गया। और आप ये देखिएगा, ये जेई मेन 2021 जुलाई का क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन के लिए बार बार रिपीट करके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हो रही है। ये पावर कैसे लिखी हुई है, इरेशनल पावर्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं ये, इरेशनल टर्म्स हैं। और हमसे संख्या किसकी पूछी गई है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। ठीक है कि नहीं, अब आप सोच रहे होंगे रेशनल टर्म्स हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो हम आपको बताइए ये जनरल टर्म का क्या है, एप्लीकेशन है। तो जनरल टर्म के एप्लीकेशन अभी आप लोगों ने कौन कौन से देख चुके हैं। एक तो मिडिल टर्म आप फाइंड आउट कर सकते, सबसे पहले तो कोई पर्टिकुलर टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल टर्म के फार्मूला से यूज करके, अगर हमसे पूछा गया तो। दूसरा मिडिल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा कोई स्पेसिफिक एक्स की पावर या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपसे पूछा गया, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और चौथा इसका जो यूज है वो ये है कि आप नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स काउंट कर सकते हैं यदि हमको इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन हो जिसमें क्या हो, टर्म्स कैसे हो, इरेशनल टर्म हो। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पावर 120 है, यहाँ 1/4 है, 1/6 है, तो इसमें कुछ रेशनल टर्म भी आएंगे। कितने रेशनल टर्म्स आएंगे इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इसको समझते हैं बेटा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, कायदे से समझेंगे। सबसे पहले हमारा एम क्या रहेगा, जनरल टर्म को फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के हिसाब से एन की वैल्यू कितनी है, 120, तो क्या हो जाएगा 120 CR। ए की वैल्यू क्या है, ये है 4 to the power 1/4। पावर कितनी हो जाएगी, n-r, यानी कि 120 -r। बी की वैल्यू कितनी है, 5 की पावर 1/6, और ये पावर क्या हो जाएगी, r। इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/20 CR एंड 4 to the power। अब इसमें क्या हो जाएगा, 120 -r/। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 to the power r/6। अब आप देखिए ये जनरल टर्म है, अब ये रेशनल टर्म कब होगा, जब ये भी रेशनल हो और ये भी रेशनल हो। यानी कि हमें r की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करनी है कि ये जो टर्म है ये भी रेशनल हो जाए और ये भी रेशनल टर्म हो जाए। क्या हो जाए, रेशनल टर्म्स हो जाए। यानी कि हमको सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी, इस तरीके से फाइंड आउट करनी है तो पावर कैसी हो जाए, इंटीजर पावर हो जाए। कैसी पावर हो जाए, इंटीजर पावर हो जाए। फ्रैक्शन है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले r/6 के लिए देखते हैं, टू बी इंटीजर। अब इंटीजर यहाँ पे कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो होना नहीं है क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, है ना। वैसे भी r की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी लेते हैं हमेशा। 120 तक कंसीडर कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कंसीडर होगी नहीं, है ना। तो r की वैल्यू आप यहाँ पे देखिएगा कहाँ से आएगी स्टार्ट। तो सबसे पहले r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 पुट करेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो r=0 भी हो सकता है ना। क्या हो सकता है, r=0। अब ये 6 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली बात है 6 की टेबल है सीधे सीधे, क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो r की वैल्यू कितनी देगा, 6 देगा। फिर इसके बाद 12 देगा, क्योंकि 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 की टेबल जो भी है वो आपको लिखनी है ना। और ये कहाँ तक जाएंगे ये टर्म, 120 तक। आर की वैल्यू कहाँ तक हमारे पास है, 120 तक। ये जो एन लिखा है यही आपकी आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, जहाँ पे जो भी होगी 120 तक। तो यहाँ पे आर की ये वैल्यू आ गई, 0 से लेकर कहाँ तक आ गई, 120 तक आ गई। अब दूसरे वाले केस के लिए देखते हैं, 120 -r/। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 4 से ये डिवाइड कर दें तो 30 -r/4 है। 4 से क्या किया, डिवाइड किया, तो ये 30 -r/4।
यानी कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इस तरीके से चाहिए कि आर किससे डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, है ना। इस तरीके से वैल्यूज चाहिए आर की। क्लियर है कि नहीं? तो देख लीजिए आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से देखेंगे, 4 जीरो से डिवाइड हो जाता है ना। तो क्या आ जाएगा, जीरो पुट करेंगे तो मिलेगा, तो क्या मिलेगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, जीरो पुट किया हमने, क्या पुट किया, जीरो, और हमें क्या मिला, इंटीजर मिला, क्योंकि हमें ये इंटीजर ही चाहिए। क्या चाहिए, ये इंटीजर चाहिए, है ना, इंटीजर मिलेगा हमें। जीरो के बाद अगला क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो 30 माइनस 4 हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या आएगा, 4। इसके बाद चूंकि ये 4 का ही, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आर क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 4 की टेबल ही होगी, सीधे सीधी सी बात ये है, 8 होगा, है ना, 12 होगा, एंड तो ऑन हो जाएगा। और ये भी कहाँ तक जाएगा, 120 तक, क्योंकि 120 डिविजिबल है 4 से। क्लियर? तो आर की वैल्यूज आपको यहाँ पर मिली और यहाँ पर मिली। अब ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर होने चाहिए तो हमें आर की कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, जो कॉमन होंगी। क्या होंगी, जो कॉमन होंगी। अब कॉमन कौन सी होंगी ये देख लीजिएगा। सबसे पहले कॉमन वैल्यूज आर क्या क्या होंगी, कॉमन आर। सबसे पहले जीरो कॉमन है, जीरो के बाद आप देखेंगे 6 और 4 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है ना। इसके बाद अगली आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा, उसके बाद 24 मिलेगा, तो क्या होगी, 24 कॉमन होगी। और लास्ट में 120 भी कॉमन दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हैं वास्तव में, अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज एपी अगर पढ़ रखी है तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे जो भी एलसीएम आएगा इन नंबर्स का, यहाँ पे क्या था, 6 था, ये 4 था, ये 4 से और 6 से, तो 6 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी कि कॉमन आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 का मल्टीपल्स होगा। किसका मल्टीपल होगा, 12 के मल्टीपल्स होंगे। और आप देख सकते हैं 12 से लेके 120 तक ये कितने टर्म हैं, 10 हो जाएंगे, और ये एक ये है, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1, ये 10 है टर्म, और ये प्लस 1, तो कितना हो जाएंगे, 11। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल आएंगे, इन पे पावर क्या होगी, रेशनल, यानी कि उनको एक्सपेंड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा हमको। तो कितने टर्म्स होंगे इस प्रकार से, 11। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। आप इस मेथड को एक बार बेटा फिर से समझ लेते हैं। हमने आपको क्या बताया है कि अगर हमको नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स किसी भी एक्सपेंशन बायनोमियल में अगर काउंट करने हैं तो क्या करना होता है, सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। जनरल टर्म फाइंड आउट करने के बाद हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी टर्म्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे जो थे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो प्रत्येक टर्म्स की जो भी पावर है उस पावर को ऑब्जर्व करेंगे, और पावर को देखेंगे हमें किस फॉर्म में लिखनी है पावर। अगर हमको रेशनल टर्म चाहिए तो पावर कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब अगर पावर इंटीजर होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये जैसे r/6 लिखा हुआ है, तो r क्या होना चाहिए, 6 के मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल। तो आप देखिएगा 120 मैक्सिमम है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो से 6 से डिवाइड करेगा, जीरो ले सकते हैं हम r की वैल्यू। तो जीरो से लेके 120 तक जो भी 6 के मल्टीपल है वो सारे आप लिख लीजिए। इसी तरीके से हमने इस टर्म को देखा, ये लिखा 120 माइनस r/4, तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस r/4। तो यहाँ पे r/4 लिखा है। अब r/4 को अगर इंटीजर होना है तो r जो है वो क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल है तो जीरो से स्टार्ट करिएगा, 4 की टेबल 120 तक लिख लीजिएगा। अब इसके हमें कॉमन टर्म चाहिए, और इसमें तो ये किसके मल्टीपल्स हैं, 6 के। ये किसके मल्टीपल्स हैं, 4 के। तो ऑब्वियसली बात है कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो 6 से भी डिवाइड करती है और 4 से भी डिवाइड करती है। 6 और 4 दोनों से डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, एलसीएम होगा। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है कि नहीं, कितना होगा, 12। तो जो कॉमन आर होगा, जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वो किसके मल्टीपल्स होंगे, 12 के मल्टीपल्स होंगे। तो 12 के मल्टीपल्स लिख लीजिए, जीरो से लेके 120 तक। अगर 12 के मल्टीपल्स 12 से काउंट करोगे तो 12 10 या 120 होता है, तो कितने टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर, 10। और ये कि जीरो वाला हो जाएगा, तो 10 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बेटा, 11 हो जाएंगे।
क्लियर है? तो आपको यूजेज भी समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे, और ये किस तरीके से जेईई मेंस में पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू बेटा।